जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, आज उसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ये बात अलग है कि प्रोटेस्टर ने पीएम के घर में भी आग लगा दी है, पार्लियामेंट को भी जलाकर खाक कर दिया है। यहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूते से मारा गया। और इसी सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री जी की वाइफ की मौत हो गई जब उनके घर में आग लगाई गई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कारण है इस सब के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से? इसका आंसर है नहीं, इसके पीछे कारण इससे कई गहरे हैं। तो चलिए समझते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये सब प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के जवान थे, जिन्हें आज जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी तो किसी ने कॉलेज की। और इस प्रोटेस्ट को हामी नाम की एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्टर काठमांडू के बीच स्थित एक सिंबॉलिक मोतीघर मंडल से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। ये मार्च पूरी तरह से नॉन वायलेंस और फुल पीसफुल था, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर को रोकने के लिए। और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच एक बड़ा क्लैश देखने को मिल जाता है। और इसी बीच कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन पुलिस जो यहाँ करती है उसे देखकर पूरा देश दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है सारे प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट्स से। इस बीच 19 लोगों की मौत हो जाती है और 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ नकली बुलेट्स, रबर बुलेट्स नहीं थी, असली बुलेट्स का इस्तेमाल किया था पुलिस ने। और मरने वालों के साथ एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया। जाहिर सी बात है, ये ऐसी तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ये न्यूज फैलती है जनता के बीच, तो ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर निकल आते हैं। और देखते ही देखते सारे रोड्स जाम हो जाते हैं। और इस सब को रोकने के लिए सरकार कर्फ्यू का भी इंतजाम करती है, लेकिन कर्फ्यू से भी कुछ नहीं होता। और ये सब देखते ही देखते काठमांडू के अलावा पोखरा, खुटबल और भरतपुर और ऐसे कई शहरों में देखते ही देखते प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। इस सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था, जिसकी मीडिया में सबसे ज्यादा बात की गई, वो था सोशल मीडिया का बैन करना। लेकिन इस सब के अलावा नेपाल बहुत ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा था, जैसे करप्शन और सरकार की मिसगवर्नेंसी और बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बढ़ते मंत्रियों के नेपोटिज्म। इस सब की बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर। नवंबर 2023 को सारी सोशल मीडिया ऐप्स को एक नोटिस जारी किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को सभी सोशल मीडिया ऐप अपने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करा दें। सरकार ने कहा था कि ये सब सिर्फ हेट स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड और क्राइम रोकने के लिए ये सब जरूरी है, और इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। और इसी चीज को देखकर सरकार ने 5 बड़े नोटिस पब्लिश किए, लेकिन बाद में 5 बड़े सोशल मीडिया को छोड़कर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और जिस 5 सोशल मीडिया ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनमें एक बड़ा नाम था चाइना का टिकटॉक। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिन सोशल मीडिया ऐप्स ने सरकार के नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें बैन करने का आदेश दे दिया। और फिर इसी साल की 28 अगस्त की बात है, सरकार सारे ऐप्स से कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और इसीलिए 26 सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल में बैन कर दिया गया, जिनमें 5 बड़े नाम थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे सारे प्लेटफॉर्म को
नेपाल में बैन कर दिया गया, सिर्फ टिकटॉक को छोड़कर। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ सरकार ने इसीलिए किया था कि वो सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल कर सकें और जनता की आवाज को दबा सकें। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। इन सोशल मीडिया ऐप्स पर सरकार की बहुत सी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज किया जा रहा है और सरकार के मंत्रियों की लेविश लाइफस्टाइल को भी एक्सपोज किया जा रहा है। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन और नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे कई पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। नेपाल में 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट 20.82% पर था। सोचकर देखिए दोस्तों, हर 5 में से 1 जन बेरोजगार है। नेपाल में जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं, जिससे लोगों को अदर देशों में जॉब्स ढूंढने के लिए माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि लोग पैसों के लिए यूक्रेन और रसिया वॉर में लड़ने को चले जाते हैं। हाँ, सही सुना आपने, 2024 में 15,000 से ज्यादा नेपाली यूक्रेन और रसिया वॉर में लड़ने को गए थे। यहाँ इनको कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग देकर फ्रंट पॉइंट पर लड़ने के लिए तैनात कर दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण यूक्रेन और रसिया वॉर में कई नेपाली मारे गए हैं। मौत का डर होने के बावजूद भी ये लोग जाते हैं, क्योंकि नेपाल में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और रसिया अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए इन्हें बहुत अच्छे ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी को मिलाकर $4,000 से भी ज़्यादा कमा लेते हैं, जो 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए होते हैं नेपाली करेंसी में। अगर नेपाल की सरकार कुछ हमदर्दी दिखाती, कुछ अच्छाइयाँ दिखाती तो सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बच्चे अपनी लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ, जिससे सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर हैशटैग नेपोजिएशन ट्रेंड करने लगा। और बाद में जब ये सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए गए, टिकटॉक पर ऐसे वीडियोस वायरल होने लगे जिन पर नेताओं के बच्चों की लेविश लाइफस्टाइल और गरीब लोगों की डेली की लाइफस्टाइल दिखाने लगे। और फिर टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपोजिएशन और हैशटैग नेपो बेबी करके ट्रेंड करने लगा। और 8 सितंबर को हुए टेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर उतरते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये इशारा रसिया और यूक्रेन में गए उन लोगों की तरफ था। इसके अलावा करप्शन भी बहुत बड़ा गुस्सा था। नेपाल में नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी सरकार में आते हैं जाते हैं। और इसीलिए मार्च के महीने में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल रिपब्लिक बनने की एक्सपेक्टेशन फेल हो चुकी हैं और शायद उसे दोबारा मोनार्की बनाना चाहते हैं। ये भी एक बड़े काम की चीज है कि लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर दोबारा मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है कि 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका लास्ट राजा किंग ज्ञानेंद्र सिंह हुए थे, जिन्हें सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरा था मोएस्ट इंसर्जेंसी। और फिर 28 मई 2008 को नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. और तब से लेकर अब तक 17 साल बीत चुके हैं और इस 17 साल की डेमोक्रेसी में नेपाल की सरकार 13 बार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं,
तो कभी पुष्प कमल दाहाल तो कभी देबुआ बनते हैं और इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच पावर रोटेट होती रहती है। गठबंधन बनते हैं और कुछ ही महीनों बाद टूट जाते हैं। नेपाल में 2 पॉलिटिशियंस फोर्सेस हैं, पहली है नेपाली कांग्रेस और दूसरी है नेपाली कॉम्युन्स। नेपाली कॉम्युन्स की 2 मेजर पार्टियां हैं, कॉम्युन्स पार्टी ऑफ नेपाल एंड माओइस्ट सेंटर। यही पार्टियां आपस में और छोटी पार्टियों के साथ आयरलैंस करके सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन इन तीनों पार्टियों के हेड्स पर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। नेपाल कांग्रेस के हेड देबुआ पर एयरक्राफ्ट परचेस में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। इनकी पत्नी आर्जुरन देबुआ पर, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा भूटानी नेशन दिखाने के आरोप हैं, ऐसा करके उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दाहाल पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने के आरोप हैं। और करंट मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेंट करते हुए एक टी स्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट करने के आरोप हैं। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने के आरोप हैं। अब दिक्कत ये है कि 2006 से ही नेपाल में प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, और ये प्रैक्टिस सारे पॉलिटिशियंस को कुछ भी करने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और इसी से करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। और इतने करप्शन और इतनी दिक्कत करने के बीच में सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को भी बैन कर दिया। तो इसीलिए जो अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, वो सब कुछ टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, और वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन पूरी तरीके से बाहर निकल आई। असल में बात क्या है, इन सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने से जो एम्प्लॉयमेंट के थोड़े से जरिए बचे थे वो भी खतरे में आ गए, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग के लिए इन सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और इस बैन ने इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई हैं, जो इन सोशल मीडिया ऐप्स का मैसेजेस करने के लिए इस्तेमाल करती थीं, क्योंकि ज़्यादातर इन ऐप्स का यूज़ वो लोग करते थे जिनके लोग या रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, कांटेक्ट करने के लिए, एसएमएस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये इन सब के लिए जब नेपाल की सरकार रोडों पर निकलती है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि तानाशाही सरकार करती है। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती, और जो करते हैं उन पर गोलियां चलवा देती है और पिटाई लगवाती है। और सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही पुराने एग्रीमेंट का इस्तेमाल करती है, जो अक्सर सरकार अपने खिलाफ होने वाले क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन आखिर में सरकार को इन प्रोटेस्टर के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद प्रोटेस्टर शांत नहीं बैठे। प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर पर आग लगा दी, यहाँ तक अपोजिशन के घर पर भी आग लगा दी। और इसीलिए वहाँ की आर्मी को हेलीकॉप्टर्स और कई चीज़ों का इस्तेमाल कर इन सारे मंत्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा। और इस बीच फाइनली 9 सितंबर 2025 को करीब दोपहर के 2 बजे केपी शर्मा ओली भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और अभी की सिचुएशन ये है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, शांति की मांग की जा रही है। और नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग की है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जाम्पल है कि जब जनता की आवाज़ को दबाया जाता है तो क्या होता है।
जब करप्शन, नेपोजिएशन और कई गलत चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। ये लेसन दुनिया की सारी सरकारों के लिए एक लेसन है सीखने के लिए। जब क्या होता है तब ऐसी सिचुएशन आती है तो हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि देश पर वापस कंट्रोल पाना इम्पॉसिबल है। इन सब के बीच कुछ एंटी डेमोक्रेटिक लोग मोनार्की को वापस लाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता सही नहीं होगा। जो सल्यूशन निकलता है वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होना चाहिए,